टू लर्न, बिकॉज आप अगर लर्निंग छोड़ दोगे तो आपका ग्रोथ छूट जाएगा। आप जितने भी अच्छे वक्ता या इन्फ्लुएंसर पीपल या बिग कॉर्पोरेट बॉसेस को देखेंगे, जब भी अपने घर से भी बात करते हो तो पीछे देखो कम से कम 400-500 बुक पढ़ी रहती है। आप किसके भी इंटरव्यू देख लो, अगर वो घर से इंटरव्यू दे रहा है अपने स्टडी रूम से, और वहीं से स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट है, हमने स्टडी रूम को बना दिया है स्लीपिंग रूम, अदरवाइज स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट इसलिए आप पढ़िए वहां काफी समय तक। हर बुक जो है ना 100% कोई नहीं पढ़ सकता है या याद नहीं रख सकता, लेकिन इसके जो की पॉइंट्स हैं, की बातें हैं, वो याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब लोगों ने कैसे आगे बढ़े, क्या क्या उनमें अच्छे ट्रेड्स थे। अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए हमेशा। एक तरह के बुक्स पढ़ने से शायद आप केवल मैनेजमेंट की बुक पढ़ेंगे तो थक जाएंगे। स्पिरिचुअल बुक भी जिसको पढ़ना पड़ सकता है, जिसको कॉमिक्स पढ़ना है उसको भी अच्छा लग सकता है। अगर आप कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपकी जो इंग्लिश पे कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं डिटेक्टिव नॉलेज पढ़ें अच्छे राइटर्स की, तो आपकी इंग्लिश की जो कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपकी राइटिंग और बोलने की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो हर बुक पढ़ने का अपना एक फायदा है और उसको पढ़िए। उसी को सोच करके ये बनाया गया है। होप कि आप सब लोगों ने, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, एटलीस्ट एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर इस बुक को की होगी, ताकि आपको समझ में आएगी कि आप बुक बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये इस बुक को हम लोग जो भी आप लोग बात करेंगे उसको हम एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, जिसकी एक्सेस आप लोग को दी जाएगी। आप जब चाहें, जो पिछले 2 प्रेजेंट हुए वो भी, जो आगे प्रेजेंट होंगे वो भी आप देख सकते हो। पब्लिक चैनल नहीं होगा, नॉट ओपन टू एवरीबॉडी, जैसे पीछे पढ़ाते हैं ना, नंबर दे के उसमें आपको नंबर दिया तो आप देख सकते हो। तो जब आप प्रेजेंट करें तो आप स्मार्टली करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे एक बार डाल दिया तो 100 साल बाद आपको बेटा भी देख सकता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। एंड ओएनएम की तरफ से पहला दो प्रेजेंटेशन हुआ था वो मार्केटिंग वाले ने किया। नाउ ओएनएम हैज टू बीट मार्केटिंग प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, एंड लेट मी कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर because really I get time to get all of you at one platform. The way we are doing our sales, our operations, and kudos to all of you. And you can clap for yourself because I think 253. If you want to do 53 by manipulation, you can do in one day, but we don't want to do that. ठीक है, क्योंकि 70, 75 कर रहे हैं, 2 घंटा से डिले करेंगे तो 53 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो सब नहीं करना। जिस दिन 53 होगा 53 अपने होना चाहिए। ठीक है, और जो आप लोग काम कर रहे हैं और जो लुक एंड फील के ऊपर में काम कर रहे हैं कि हमारा पंप भी, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हमारा स्टेशन भी एज ब्यूटीफुल एज ओएनसी दिखना चाहिए, और वो दिखेगा। हमने नया डिजाइन बनाया, वो चालू होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेशन हैं वो भी, और वो आप ये समझना समझे कि सिर्फ सिविल वाले का काम है कि वो देखता रहे। आपको भी नजर आती है कुछ प्रॉब्लम कुछ है तो उसको आप ठीक कराइए। लाइट्स जल नहीं रही है तो उसको किसी को बताइए कि लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि एएमओ रोज नहीं जा रहा, लाइट नहीं जल रही है या कुछ प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट, इवन कॉन्ट्रैक्टर्स तो मालूम है आपको, डायरेक्ट फोन करिए, भाई ये लाइट आके ठीक कर देगा। ठीक है, तो अपना अच्छा सेल हो रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, ये जो क्या बोलते हैं, बार बार जो सेफ्टी अलर्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये सिर्फ एएमओ का काम नहीं है देखना, जो भी कंट्रोल रूम का बंदा जा रहा है किसी पंप पे, सरप्राइज चेक करो तो चार को कि भैया वो एसओपी फॉलो हो रही है, और नहीं फॉलो तो स्टॉप कर दो, घर पूछने की जरूरत नहीं है। तो सेफ्टी वायलेशन हो रही है, उसका किसी को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी वायलेशन बंद कर रहा हूँ, आप बंद कर दो। अगर पंप नहीं बंद करता एटलीस्ट वो डिस्पेंसर बंद कर दो, एटलीस्ट गिव सम पनिशमेंट दैट देयर एंड देयर। आई एम विद यू, बंद कर जाओगे, मैं कभी नहीं एसओपी वायलेशन को बोल दूं। अभी बाबा जी ऊपर विभूदा जी कौन है, राव जी 3 दिन से बंद है। आई विल नॉट स्टार्ट, ये सेकंड मिस्टेक।
यार एक मिस्टेक के कारण पीएनजीआरबी ने हमारे ऊपर में इंक्वायरी बिठा दी है, एक और ऐसे कांड हो गया, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सो डोंट बी कंप्लेसेंट, इफ यू आर फाइंडिंग एनी एसओपी वायलेशन व्हिच मे लीड टू एक्सीडेंट, प्लीज स्टॉप द कार, स्पेशली इफ दे आर नॉट चेकिंग द कंप्लायंस डेट, ठीक है। कंप्लायंस डेट अगर नहीं लगाया है, पोस्टफुल होने के जो स्टॉपर नहीं लगाया है, प्लीज पनिश देम। हम बना रहे हैं जी, वो बनते होने टाइम लगेगा, तो हमारा डिस्कशन है यार, सेफ्टी वायलेशन में कौन रोक सकता है हमको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। और जहां जहां पे डिस्पेंसर्स या कंप्रेसर किसी भी कारण से थोड़ी देर में बंद हो रहे हो, अपना भले वो वही इसके हाथ में है, क्या बोलते हैं, सीएमसी के हाथ में है, लेकिन अगर आप चालू कर सकते आप भी चालू कर दो, उसको फाइन लगा दो। आप चालू कर दो, उसको फाइन लगाओ, डिस्क्रिप्शन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग चार्ज को डिस्क्रिप्शन है फाइन लगाने की। तो अगर कोई बंदा अगर नहीं रिपेयर कर पा रहा और हम रिपेयर कर सकते हैं उसको जल्दी से, उसको बोलो तू छोड़, मैं रिपेयर करता हूँ, तेरे को फाइन लगाता हूँ। और कहीं पे भी गड़बड़ पाई जाती है, पूरे महीने का, जैसे पीजीबी का बोला था मैंने, पूरे महीने का उसका वो काट दो, बंद कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है, क्योंकि अप्लायंस से मैं थोड़ा बताना जरूरी, एक साथ इतने लोगों को मिलना रेडी होता है। तो और जहां जहां हमने प्लान किया है नए डिस्पेंसर्स लगाने के लिए, जो जो प्लान किया वो थोड़ा जल्दी एक्सपेडाइट करो। अगर टेस्टों में अप्रूवल नहीं आ रहा है तो रोज फोन करो इसको, क्या नाम है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को, कि भाई अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। First of all, good morning to all my seniors, my colleagues and teammates. First of all, I'd like to introduce my team. Master Avinash Singh. करता क्या है, इतना याद नहीं रहता मुझे। Sir, I'm Avinash Singh and working in CNG O&M at Saraigala. सब तो सीएनजी O&M ही है। चलिए ये बताओ कहाँ काम कर रहे हो, क्या कर देख रहे हो? I'm कोई और working, भी पीजी O&M से भी है कोई, नहीं ना? I'm working in Saraigala control room and looking after the DPR, gas loss, LCV and operation complaint. Shift operations. Sir, I'm Dhiren Agarwal and I'm looking in instrumentation department in Saraigala Control. How long you are there in company? So 7.5 years. Mr. Pankaj, I'm looking after civil maintenance department for Dolma. I will process one. Thank you very much. Sir, my name is Kailash Jad. I am civil engineer in Saraigala Control. So Sachin Jain, I am working as a control in charge of Saraigala. Good morning, sir. I am Deepak Tiwari, looking after maintenance mechanical at Saraigala. आज कितना कर रहा है तुम्हारा पिछले? Sir, तुम्हारा जो कम करता है आज sales पार्टी दे रहा है, sales 9.5, 9.8. आज नंबर का पार्टी दे रहा है, पार्टी तो वही देगा ना, पार्टी देते हैं भाई, लाइट वेट फेदर वेट थोड़ा धीरे धीरे देगा। चलो हाँ Sir, the first of all, this is the story from the Unilever, Hindustan Unilever Limited, and the author has purposely given the name the CEO Factory. In its intro, the author name is Sudhir Sitapati. He has purposely given the name. In his one of the interview, he said that before the launch of the book, 3 to 4 weeks before, he was planning to put a name with reference to the habits at HUL or HUL working. But once he met the publisher, then they sat and then Sitapati said that he wanted to give the brand the HUL carries with it. So HUL has the tendency of bringing new CEOs and CXOs. So to keep that brand legacy, he gave the name as the CEO Factory. Now going further, let us know the author first. Mr. Sudhir Sitapati. He joined HUL as a business leadership trainee in 1999. HUL has a culture
whenever a new joinee joins it, basically he is from IIM Ahmedabad. So after he joined HUL, as per the HUL working, he was sent to Eta village in UP, Uttar Pradesh, where he has to do his initial workups, is to stay there with the villagers, and later on they have the portfolios in the middle management, senior management. As we can see, he worked under the various categories. HUL has various categories like laundry, skin cleansing, then MUF, HUF. MUF, HUF is milk, health drinks, and health drinks. So lastly, when he resigned, he was ED and Vice President as Food and Refreshments in 2021, and now he is with Godrej Consumer Products at MD and CEO. So just brushing up our old memories, when HUL started way back in 1888 in India, the owner William Lever started this company in UK in 1885. The first consignment in India came in 1888, where they used to have the Sunlight soap. This Lever was famous for owning his employees. The Tata gained the township concept from him only. He has the Sunlight township in UK also. So Tata gained the same replica, and we have the same township in India also. So this is a employee friendly company. They think of the employees. So after that they moved on. In 1931 they formed an Indian subsidiary, Hindustan Vanaspati Manufacturing, and later on two other companies, Lever Brothers and United Traders Limited. And in 1956 all these collaborated and formed Hindustan Lever Limited before being named as Hindustan Unilever Limited in 2007. They have brought few major brands in 1990s like Brook Bond, Taj Mahal, Dove, and they also launched a project where they empowered the women and called them micro entrepreneurs, named as Project Shakti, where the women were developing the small business within their communities. So we'll brush up our old memories with the Surf old ad where they have been inspiring the mothers. ललिता जी, आप हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करती है ना? हाँ, बेशक। फिर भी आप सब खरीदती हैं। देखिए भाई, ये चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। देखिए तो आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ता, इसलिए सर्फ की खरीदारी नहीं समझदारी है। सर्फ से कपड़े सबसे अच्छे और सफेद नजर आते हैं। लेकिन पैसे? भाई साहब, अब थोड़े से रुपए। ललिता जी ठीक कहते हैं। Sir, one more interview with Sudhir Sitapati, where as we can see that it resembles with the book. Can somebody counter what is the resemblance? Yes, sir. So the idea behind the cover page was from this packing of the surf. This was revealed by Sudhir Sitapati. So going further, once upon the then CMD Sanjeev Mehta said, "What's good for India is good for Unilever." So the same we can see the ad also. The lady didn't compromise on the quality. She said she can go with a little costlier one also. But this ad was basically showing the mother's commitment towards the cleanliness, towards the brightness of the clothes. Later on, when they came with the Daag Acha Hai, if someone remember, the Padal ad, we'll show it in our future slides, further slides. There the concept was that they studied, they do the market research. They brought 100 of
stories from the mothers, where it was that Indian women are more interested towards enjoying the childhood. Instead of motherhood, they enjoy the childhood. So after that, Sudhir Sitapati gave an idea where they implemented that Padal ad. We'll go and see it in the future. So we'll run up with the first video. What is HUL? Hello and welcome to a very, very special show. There are a few truisms like the sun rises in the east and sets in the west. And the other one is HUL, Hindustan Unilever, was there when your grandparents were kids and will be there till your grandchildren become old. In 1958, Hindustan Unilever posted a net profit of rupees 1 crore. 60 years later, the net profit jumped 6,000 times in FY19. For perspective, over the same period, the Indian GDP grew by 1,400 times. Over the years, Hindustan Unilever, or HUL as we know it, has touched the lives of 9 out of the 10 Indians who use their products once a month at least. Forget Google and Facebook. More Indians use HUL products today than those who own a television, those who vote, or even those who have running water or electricity. In fact, that's not all. Hindustan Unilever has also been training school for over 400 CXOs in the corporate world. Some of the most prominent HUL alumni include the likes of Gopal Vittal, Neville Narona, Anand Kripalu, Suresh Narayanan, and even Arun Bedi. To find out what the secret sauce behind it, the success of this quality. So going further, we'll explain what is HUL. So HUL is the second largest business of the Unilever in the world. If we talk about the world in the whole segment of the Unilever, and also it is the largest in food and refreshment in India. So as the video also spoke, if we see around us, we'll find maximum of the FMCG products which we are using are from HUL. Then talking about the portfolios, they first bring the category, and the category they go on beyond and they establish a brand. According to HUL, the brand is the face, the word of mouth of marketing. They say we concentrate on a brand, we build a brand, we advertise it, we salient it, and we go to a extent that it becomes persuasive in the nature of a consumer. So if a consumer is, how do consumer choose a brand? Consumer always have different brands in his mind. So the instant when consumer is buying, the brand which is in his topmost memory will be picked up, and that will lead to the increase in the revenue and sales. As we see, HUL has CAGR of 15% since 1958. Indian industries were growing much below, as HUL it was growing 6,800. Then ROCE at HUL is 32%, as was vis-a-vis if we compare the industry standard, it is approximately 33%. So there is a far difference between HUL and the industry standards. And the last and the most important thing which this book describes, that HUL has been a factory who is producing CEOs. Now, how come? Sudhir Sitapati in its interview said that we have a rigorous process of recruitment, rigorous process of training, and rigorous process, and thereafter we put them to the middle and the higher management. So he said we have a 4-step process, and there is a saying in HUL that HR has teeth. So they have 4-step process of recruitment. They go to good business schools. They shortlist the CVs. Then
not only the department but HR also have full control whether to select shortlist that CV. If there is some contradiction between both, then it's taken to the higher management, and they do group discussions at second stage after CV shortlisting. Third stage is middle management interview, and the final stage is top management, because they say we want to groom them and we want them to become the higher management. So we want the people who can have the capability of coming to the higher management also. They don't like to hire higher management from outside. They want to groom within the company itself. Now I'll invite Sachin sir to go further. Thank you, Mr. Rachinkar sir. Morning to respected CMO sir, respected senior management, dear colleagues, ladies and gentlemen. As introduction is already given by Mr. Rachin, now the first topic of this book starts from the topic that is middle class management insight, and I will try to explain or give an overview over this topic. So, why HUL become so successful, उसमें कुछ इस वाले टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें मेंशन की गई हैं ऑथर ने कि जो ये बताता है कि जो HUL के मैनेजर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनमें कुछ embedded qualities होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए, and why they become so much successful in corporate world and why they become CEO of most of the companies of India. So the first quality the author has mentioned is that they are repeating middle class soul. Middle class soul से उसका point है author का कि middle class soul is, they are aspiring to grow and they went through the typical Indian exhaustive education system. They are hardworking, they are ambitious, they are equally adaptable to any situation, and they are very humble, frugal. So these are some qualities the author have mentioned in this middle class soul quality of the HUL managers have in their genes or in their DNA. Why they become so successful in the corporate world. तो इसको पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऑथर ने अपनी बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि एक बार जो उनका सीईओ था यूनिलीवर का, वो एक कीनोट स्पीकर था एक एड एशिया कैंपेन में दिल्ली में, और उसको ताज होटल में एक स्वीट दे गया रुकने के लिए कि आप वहाँ रुको, बट ही डिनाइड. उसको बोला कि नहीं, मेरे को ताज होटल में नहीं रुकना, स्वीट में नहीं रुकना, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव ऑन कॉस्ट आल्सो, मिडिल क्लास. तो उसने बोला नहीं, मैं ताज होटल के स्वीट में रुकूंगा, मैं जो बसंत कुंज में हमारा गेस्ट हाउस है HUL का, मैं उसमें रुकूंगा. तो इवन सीईओ लेवल का बंदा भी they are very cost effective and they don't want to spend on Taj hotel luxury and all, so तो वो अपने गेस्ट हाउस में ही रुके. तो that shows a middle class soul culture in they are imbibing that culture. और एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि एक फ्रेश रिक्रूटमेंट था जो IIM अहमदाबाद से एक बंदे को रिक्रूट किया उन्होंने, और डिस्पाइट कि वो बंदा IIM अहमदाबाद से रिक्रूटमेंट किया और उसको मध्य प्रदेश में इनिशियल पोस्टिंग मिली, तो एट दैट टाइम ही वाज नॉट इंटाइटल्ड टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास AC. तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि भाई मैं IIM अहमदाबाद से हूँ, मैं सेकंड क्लास AC नहीं चला, मेरे को जनरल कंपार्टमेंट में मध्य प्रदेश भेजा है. तो लॉजिक ये था HUL का कि भाई आपको मध्य प्रदेश जहाँ की टेम्परेचर ज्यादा रहता है 40 डिग्री के आसपास, अगर आप AC में ट्रैवल कर रहे हो और आपको डेली 40 कॉल्स अटेंड करनी, सेल्स कॉल, यू आर सेल्स मैनेजर, तो यू विल नॉट लुक कूल एट द साइट, यू विल नॉट डील विद द कस्टमर. तो आपको आदत होनी चाहिए, मतलब हैबिट होनी चाहिए कि आप एक जनरल कंपार्टमेंट और उस हीट में आप ट्रैवल कर सको, सो दैट जब आप कस्टमर्स के पास जाओ तो यू विल लुक कूल, आप इरिटेटेड फील ना करो. तो अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऑथर ने 2-3 कीज स्टडीज और 2-3 HUL की स्टोरीज इस बुक में शेयर करी हैं. एंड द सेकंड क्वालिटी द HUL मैनेजर्स हैव, इट इज मेरिटोक्रेसी. जो HUL का सिस्टम है बेसिकली अप्रेजल सिस्टम, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मेरिट. वहाँ पे नेपोटिज्म या सिफारिश या रिकमेंडेशन इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है. वहाँ पे जो भी प्रमोशंस या जो भी बंदा टॉप लेवल पे पहुँचता है वो एक टफ प्रोसेस के थ्रू और प्रॉपर स्टडी के थ्रू उसको प्रमोट किया जाता है. शुरू में उनका है कि जो लेवल 3rd तक के मैनेजर्स हैं उनको प्रमोट कर देते हैं वो लेवल 3rd तक 9-10 सालों में, कि
2019 में जो लेवल 3 का मैनेजर है वो 2010 का MBA बैच का बंदा रखते हैं, बट उसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मेरिट। वहाँ पे वो उनका इनलाइन मैनेजर के अलावा उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लस HR, उसका बाकायदा पूरा वर्क प्रोफाइल और पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि भाई उसने कितनी एडवर्सिटी देखी, उसने कितना स्ट्रगल किया, वो कितना कैपेबल है ऊपर जाने के लिए, सो दैट ही कैन हैंडल सिचुएशन, ही कैन हैंडल टफ सिचुएशन इन फ्यूचर। अगर किसी ऐसे बंदे को भेज देंगे जिसने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया, कभी कोई फाइटिंग नहीं की, तो वो शायद टॉप लेवल पे जाके वो क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाए। तो HUL की ये क्वालिटी है कि वहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम है, अप्रेजल सिस्टम जो है। तो उसने कुछ स्टोरीज भी ऑथर ने कुछ शेयर करी हैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि 2009 में जो उनके CEO थे नितिन प्रांजपी, जो कि यूनिलीवर के भी हेड थे, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हेड थे और इंडिया को भी हेड करते थे, इवन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान को भी। तो 2009 में इंडियन ऑपरेशंस में HUL को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उनकी सीनियर मैनेजमेंट ने इंडियन टीम को प्रॉफिट शेयरिंग देने से मना कर दिया। तो जो उनके CEO थे जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया थे, उन्होंने भी वो डिनाई करते कि मेरे को भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी टीम को नहीं मिल रहा। तो जबकि बाकी जगह उनके प्रॉफिट हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह में। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो उसने बोला मेरी टीम को नहीं मिला तो मैं भी नहीं करूँगा। तो ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जो उनका टीम लीडर था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हमने इंडिया में परफॉर्म नहीं किया तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट बोनस। तो मेरिट भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि हमने परफॉर्म नहीं किया तब भी आप हमें वो दे रहे हो। बट फाइनली फिर उनकी टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया नहीं, हम इन लोगों को बोनस देंगे और इनकी टीम को भी देंगे, क्योंकि कुछ सालों में ऐसा होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो बोनस कम मिलता है, कुछ सालों में आप नहीं करते। तो फिर बाद में सबको बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्योंकि उनके हेड ने डिनाई कर दिया था। तो ऑथर ये प्रूव करना चाहता है पॉइंट कि भाई टोटल टिपिकल मेरिट बेस्ड सिस्टम है। थर्ड पॉइंट जो HUL की कल्चर में है, जो ऑथर ने हाईलाइट किया है, दे आर कंफर्टेबल इन लखीमपुर खीरी एज वेल एज इन द लंदन। अब उसमें ये कहना चाह रहा है कि जो HUL के मैनेजर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर कंफर्टेबल इन इंडियन डस्टी विलेजेस और लखीमपुर की स्मॉल टाउन इन UP। तो HUL के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पोस्टिंग समटाइम वेरी रिमोट एरियाज में भी होती है, तो लखीमपुर की है, एटा है, उरी है, जो कि बहुत रिमोट साइट्स हैं। और वो HUL के मैनेजर समटाइम दे गो टू लंदन, तो they are easily comfortable in Lakhimpur Kheri, which is a small town or you can say Indian dusty villages. तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने एक वो भी यूज किया है कि जो HUL के मैनेजर हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, they can walk with the kings, not lose the common touch। उसने एक टर्म यूज किया बुक में। अब उसने एक स्टोरी शेयर की ऑथर ने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि 1979 में HUL की एक यूनिट थी इटावा में UP के पास, जो कि मिल्क पाउडर और घी का प्रोडक्शन करती थी। तो उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया 79 में। तो उन्होंने अपनी टीम HUL ने वहाँ भेजी गांव में, रिमोट साइड तो विलेज में, कि आप जाओ और गांव वालों से मिलो और पूछो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन डाउन क्यों हो रहा है। जब उनकी टीम जो कि IIMs वगैरह से पास आउट थी वहाँ गई तो उनको पता चला कि भाई जो कैटल है, जो काउज है, वो मिल्क प्रोडक्शन कम कर रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे कैटल्स का, काउस का, सो दैट उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो वहाँ गांव में रहे, रिमोट साइट पे चारपाई पे सोए और जो गांव की लाइफ थी उन्होंने जी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे गांव वालों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नॉलेज दी, वहाँ की रोड्स बनाने में उनकी हेल्प की। फिर वहाँ पे आप पास में गंगा जी बहती, वहाँ पे आके वो बाथिंग भी की, नहाते भी थे वो। तो 3-4 महीने वहाँ रहे, गाँव वालों को सब सिखाया और देन उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन अप हुआ। जब उन्होंने ब्रीडिंग की जर्सी, बुल वगैरह से जो भी उन्होंने एक्शन लिए होंगे। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो HUL के मैनेजर्स हैं, डिस्पाइट कि वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, इंडिया के टॉप 20 स्कूल से पास आउट हैं, बट वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे वो लखीमपुर की हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो साउथ मुंबई की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रांच हो जो कि बिल्कुल पॉश होती है, चाहे वो लखीमपुर की इटावा जैसी जगह हो। तो ऑथर ने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ स्टोरी शेयर की है बुक में, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो HUL के मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर होती है, दे आर एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल्स। लाइक ऑथर ये कहना चाहता है कि दे आर नॉट सिंपली प्रोफेशनल्स और दे आर नॉट सिंपली वर्कर्स, दे बिहेव लाइक entrepreneurs sometimes if they have to do something extra and they can go some extra mile to prove their point।
and they have zeal like entrepreneurs, although they are not getting salary like entrepreneurs, they are not earning like entrepreneurs, but they have zeal and enthusiasm like entrepreneurs. तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने कुछ एग्जांपल दिए बुक में ऑथर ने, कि अब उसने बोला कि भाई 1990 में एक्साइज ड्यूटी जो थी पर्सनल प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक पे वो 120% थी। तो जो कंज्यूमर जो कॉस्मेटिक ब्रांड था, जो कंज्यूमर आइटम्स थे, वो उतने ज्यादा सेल नहीं होते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को परस्यू किया कि भाई आप इस ड्यूटी को कम कर दो। लेकिन शुरू में गवर्नमेंट ने काफी रिलैक्सेशन शो करी कि नहीं हम अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते, बट HUL के परस्यूशन के बाद और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ टाई अप करके उन्होंने उस ड्यूटी को पहले 120% से 50% पे लेके आया, फिर 50% 30% पे। तो बाद में धीरे धीरे कंजप्शन बढ़ा, जब ड्यूटी कम हो गई, प्रोडक्ट चीप हो गया, तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में काफी हेल्प मिली, तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो। फिर गवर्नमेंट ने HUL को काफी अप्रिशिएट किया इस मूव के लिए। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि जो HUL के मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर नॉट सिंपली स्टिक टू देयर जॉब्स, समटाइम दे गो एक्स्ट्रा माइल, और वो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर परसुएशन करते हैं। एक और उसने एग्जांपल लिया है इसमें अपने HUL के इस चीज को प्रूव करने के लिए। उनकी एक ब्रांड है ब्रू कॉफी करके। तो एक वक्त ऐसा था कि इंडिया में जो HUL की ब्रू ब्रांड था वो बिल्कुल चल नहीं रहा था, क्योंकि नेस्ले का ऑलरेडी कॉफी बड़ी फेमस थी, तो लोग उसी को लेते थे और ब्रू बिल्कुल साइडलाइन हो गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस ब्रू ऑपरेशन को इंडिया में बंद कर देते हैं। लेकिन जो ब्रू टीम के मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, वी विल वेट एंड वी विल डू सम एक्स्ट्रा एंड वी विल डू सम न्यू एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट दिस ब्रांड ब्रू। और उन्होंने फिर 2-3 साल वेट किया और नए ऐड निकाले, नई प्रमोशन स्कीम निकाली ब्रू को प्रमोट करने के लिए, एंड देन ब्रू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो एक और इसने ये स्टोरी शेयर की है ऑथर ने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि दे आर एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल्स एंड दे हैव ए ओनरशिप कंसेप्ट इन देयर कंपनी। दे आर नॉट सिंपली वर्कर्स, दे थिंक दैट वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और वो उसी हिसाब से बिहेव करते हैं कंपनी में, नॉट लाइक वर्कर, जस्ट ए ओनर। तो इस तरह के स्टेप्स वो लेते हैं। फिर एक और एग्जांपल उसने इसमें दिया है बुक में कि एक बार बिहार की एक रिमोट साइट पे उनको अपने चिप्स ब्रांड का प्रमोशन करना था, लेस करके था। तो बिग डे करके उनकी एक एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन था, जो सिर्फ उसी दिन डिस्प्ले होना था वो चीज। तो रात के 12 बजे तक भी HUL की फैक्ट्री से वो कंसाइनमेंट वहाँ बिहार की साइट पे नहीं पहुंचा। तो वहाँ पे उस वक्त उनकी लेडी मैनेजर की पोस्टिंग थी, जो कि वहाँ की हेड थी। तो उसने कहा भाई सुबह मेरे को वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है बिहार के उस विलेज में, लेकिन मेरे पास अभी पहुंचा ही नहीं। तो उसने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ कि नहीं, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करूंगी अभी। और वो प्रोडक्ट सिर्फ उस वक्त पटना की रेलवे कैंटीन में होता था, जो कि वहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पे था ट्रेन से। तो उस लेडी मैनेजर ने ट्रेवल किया रात में अपनी टीम के साथ ट्रेन से, और वो वहाँ से पैकेट खरीदे लेस के, और जब तक HUL कंसाइनमेंट नहीं आया उस रिमोट साइट पे, उन्होंने उसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया वहाँ पे और अपने उस एड कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया। तो ऑथर ये प्रूव करना चाहता है कि डिस्पाइट कि वो एक लेडी थी, तब भी उसने रात में ट्रेवल किया बिहार जैसी रिमोट साइट पे, ट्रेन से गई और वो प्रोडक्ट खरीद के लाई, और फिर उस अपने जो कैंपेन था, एड कैंपेन, उसको सक्सेसफुल बनाया। ऐसा नहीं था कि उसने कोई एक्सक्यूज दिया कि आप लोगों ने कंसाइनमेंट भेजा ही नहीं, तो मैं ये दे हैव ए कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप। वो जो करना है वो करते हैं बेसिकली, चाहे उसके लिए किसी भी उसको क्या रखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज HUL have a unchanging value system in their culture. They have unbending integrity in their culture and they never compromise on their values. तो HUL के बारे में ये है कि अपनी कभी भी अपनी जो उनका कल्चर है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, भले ही उनको अपने ऑपरेशन शट ऑफ करने पड़े। तो उन्होंने एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई 2017 में जब GST इंट्रोड्यूस हुआ, तो गवर्नमेंट ने 2017 के मिडिल में GST इंट्रोड्यूस किया और दिसंबर तक प्राइस सेटलमेंट हुआ कि भाई ये बेनिफिट जो है GST के वो कस्टमर्स को पास ऑन करने हैं। पर उसमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, कुछ प्रोडक्ट पे GST कम हुआ, कुछ पे ज्यादा हुआ। तो HUL का एक प्रोडक्ट था, वो ₹1 का शैम्पू सैशे था, उस पर 7% GST का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना था। लेकिन अब वो प्रोडक्ट जो था शैम्पू का, वो सब डिलीवरी सेंटर पे जा चुका था और डिलीवर होने के लिए रेडी था। तो अब उस पर वो उसको बैकआउट करना और फिर उसके ऊपर वो 7% GST कस्टमर को क्रेडिट करना HUL के लिए पॉसिबल नहीं था। तो HUL के जो टॉप मैनेजमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हम ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं करेंगे, जितना पैसा बनता है GST का उतना पैसा 7%
कैलकुलेशन करके हम गवर्नमेंट को रिफंड बैक कर देंगे। तो दैट शोज द इंटीग्रिटी ऑफ एचयूएल कि उन्होंने वो पैसा अपने पास गवर्नमेंट को रिफंड करने के लिए गवर्नमेंट को वो लेटर लिख दिया और वो उसके साथ चेक वगैरह जो भी था अटैच कर दिया। लेकिन उस वक्त 2017 में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था कि उस पैसे को एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्ट एज ए फाइन। जीएसटी रिफंड वाला उनका कोई वो नहीं था। तो एचयूएल के इस मूव से वो भी सरप्राइज थे गवर्नमेंट से कि कोई कंपनी इतनी इंटीग्रिटी कैसे दिखा सकती कि हमें पैसा वापस कर दिया, जबकि चाहती तो वो नहीं भी बताती हो या उसको छुपा सकती थी। बट एचयूएल ने ऐसा किया और फर्स्ट टाइम किसी इंडियन कॉर्पोरेट ने ऐसा किया था कि खुद ही इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट को वो पैसा रिफंड करने की कोशिश की कि जो वो कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाया बेनिफिट। तो कुछ स्टोरीज यही उसमें ऑथर ने इस बुक में अपने इस वाले मिडिल क्लास इनसाइट को पॉइंट आउट करने के लिए शेयर किए इन 5 पॉइंट में, और जो मैक्सिमम थी वो मैंने शेयर कर ली। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी। एंड नेक्स्ट मिस्टर अविनाश विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग माय कलीग्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि मैंने इस बुक से क्या सीखा है, द सीईओ फैक्ट्री। तो इसमें जो टॉपिक था वो है मार्केटिंग एंड बिजनेस, व्हाई मार्केटिंग इज अ बिजनेस। तो मार्केटिंग, इनके एक चेयरमैन थे पीएल टंडन 1960 में। तो उन्होंने डिफाइन किया था मार्केटिंग इज समथिंग व्हाट डज कंज्यूमर वांट्स। तो कंज्यूमर को जो चाहिए वो मार्केटिंग है। उसका आधा पार्ट तो आपने अचीव कर लिया अगर ये डिफाइन कर लिया कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। देन आफ्टर वी कम टू द प्रमोशन, दैट्स टोटल दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो भी एक पार्ट ऑफ द मार्केटिंग रहता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 3 स्टेज हैं। पहला होता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। देन सेकंड इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एंड द थर्ड इज टेक्नोलॉजी। एंड इन टेक्नोलॉजी जैसे कि एचयूएल ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था सर्फ एक्सेल ब्लू। तो सर्फ एक्सेल ब्लू में क्या था कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की और उसको यूज किया था, दैट इज कॉल्ड स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे से उस लिक्विड को सुखा के एक पाउडर बना रहे थे, तो वो डिजॉल्व जल्दी हो जा रहा था। तो उससे मतलब उसकी सेल भी काफी बड़ी थी सर्फ एक्सेल ब्लू की। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रांड। तो ब्रांड हमारे माइंड में कभी भी आता है, जैसे कि हॉर्लिक्स है। तो हॉर्लिक्स अगर कोई बोलेगा, अगर हम आप क्लोज करेंगे तो एक माइंड में आता है कि एक हेल्थ ड्रिंक है। तो मतलब ये होता है कि एक ब्रांड होता है वो एसोसिएट करता है हमारी किसी मेमोरी से। वो मेमोरी चाइल्डहुड की हो सकती है, मतलब कभी की भी जब हमने उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा। तो किसी ब्रांड को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एसोसिएशन होने चाहिए उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर के लिए। तो देन इट विल डेवलप एंड बिकम अ ब्रांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रोडक्ट को अगर ब्रांड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, कंज्यूमर को चाहिए क्या चीज़ है। तो उसके लिए जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एचयूएल के एक एग्जीक्यूटिव थे निर्दोष। तो उन्होंने बोला था कि एक हर्बल सिगरेट लॉन्च करते हैं। तो उसको मतलब प्रॉब्लम तो उन्होंने डिफाइन की, लेकिन वो किस सेगमेंट के लिए है, मतलब कौन उसको यूज करेगा। तो पहले तो उनका टारगेट ऑडियंस था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो हर्बल सिगरेट यूज करेंगी, जो स्मोकर्स हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल सिगरेट यूज नहीं कर सकती हैं। तो देन एक एजेंट को, एक प्रोफेसर है आईएम अहमदाबाद के, तो वो उनको बोलते हैं कि नहीं, वो टारगेट ऑडियंस नहीं है हमारी। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई पर्सन है एबीसी और उसकी कोई की है वो खो जाती है मान लो, तो लेकिन अगर स्ट्रीट में लाइट या अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो वो कहाँ पे जाके सर्च करेगा, जहाँ पे एक स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे चाबी है कि वहाँ पे है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सर्च कर रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको लाइट मिल रही है। तो मतलब हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन मतलब सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज को आगे फॉलो करते हुए एचयूएल अपने हर फाइनेंशियल ईयर में एक जेटीबीटी लाती है, जॉब टू बी डन, कि एक प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर उसको ब्रांड कैसे बनाना उसके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसके लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 चीज़ों को कंबाइन करेंगे विद मैक्सिमम एफिशिएंसी।
एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। तो इसमें HUL का एक पार्ट था कि सेगमेंटेशन, जो ऑडियंस है हमारी उसको एक अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे, सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर जो HIG ग्रुप के लोग हैं, हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने लॉन्च किया था सर्फ एक्सेल, और जो MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के हैं उनके लिए लॉन्च किया था रिन, और जो लो इनकम ग्रुप के उनके लिए लॉन्च किया था व्हील। और तीनों सेगमेंट को पकड़ लिया, तीनों में मतलब वो एक ब्रांड बन गया फिर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So the next topic which author discussed, be famous before being persuasive. Sir, in this we can see a background in my slide. Does anybody has gone through ever? It's a pic from 2019. Yes. Sir, there is a conclave, a conference which is held every year with the name of G-Melt. G-Melt was started from 2015 onwards. In 2019, they showcased this picture. This picture has memories of the ad from the last 2 decades or even before in Indian history, which can be remembered not by the brand name but by only the resemblance of the character over there. Can anybody guesses? Any guesses? How many? This is the power of the advertisement, what they wanted to show. Actually, this conference brings together the descriptive marketing practices, which is being driven through different advertising brands, then the communication brands, design, digital, the people in the field which are at the back of this design of this ad. Any guesses? How many numbers? Total 44 number of advertisements are there. Let me, this is a bit of blur one, but if we go with, you can see Amul girl, the second the Nirma girl, and the Zakir Hussain with the tabla. Okay. The Bajaj scooter. Okay. Then the Flipkart ad. You might remember 2 boys. Those were shown in the Flipkart. The author has talked about that also in his book, where he says the Flipkart started with that, its revenues grow. But again they have to come back to this ad, because Flipkart taught us how to use e-commerce. Even a child can use e-commerce. That was the concept. So in all total 44 brands, not the brands but the ads are hidden in this slide. So the disruptive marketing hota hai, it involves various tactics where they want to invent the market. It's not necessary that it will prove. It may even fail, but it is an additional advantage over the normal ads. Sir, here we'll go to the category of teas. The 2 brands which HUL uses. First one is the Taj Mahal. Into the conversation, let's have a look at some of the iconic Taj Mahal tea ads over the years. Take a look. कई मिले तो हजारों घंटों के रियाज ने बनाया, हजारों में एक उस्ताद जाकिर हुसैन। जैसे ताजमहल चाय मैंने सुना, और करीब 1000 चाय आजमा कर फिर चुना जाता है, हजारों में एक स्वाद। अरे हुजूर,
सचमुच हजारों में एक। उस्ताद नजर की उस्ताद पहचान, हजारों में एक चाय, ताजमहल, क्या रंग क्या महल। वाह उस्ताद। अरे हुजूर वहाँ ताज बोलिए। नई ताज फ्लेवर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग बर्फी का असली जायका। So that was Nirali Kartik. This is Rahul Sharma. अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए। वाह ताज। Nirali Kartik. जिंदगी एक रेस है, कुछ देर के लिए थम जाओ। बेहतरीन चाय का एक प्याला खुद को पिला, जिसकी हवा में बदल देती है। दूसरी जिसकी कुदरत में छिपे राग सुना देती है। बारिश की बूंदों में नए सांस सुनो। इससे पहले कुछ वक्त मिले तो की आवाज सुनो। दिन की एक कप चाय खुद के साथ हो जाए, वाह ताज। Sir, in this act we have seen one thing common. Any guesses? Yes, sir. थोड़ा सा पंचलाइन Sir, the concept behind this HUL set was the classical music. On all the acts, the classical music was there. After the Zakir Hussain, they brought Madhuri Dixit, but at that time revenues were not booming that much. Once again, they shifted to the classical music with Nirali Kartik, Rahul Sharma, and currently this act. So this brand of Taj Mahal, they said it is associated with the classical music, and they have Taj Mahal most revenues from South. Andhra is the top front leader in it. So author in its interview said that once it said that we tend to go towards the South music next. Whenever we come, we will target more. We want to penetrate more. So in Taj Mahal, we have seen one more word. They said when you can have the Taj Mahal cup tea when you are alone. If we go to the Brickbrook Pond, the concept is totally different. There the HUL says it's a togetherness. We'll play one more. It's a case study. Communication on group one. सचिया, मैं आपकी चाय लाती हूँ। जी। ये है आपका पहला ब्लेंड। ब्लेंड ए। पीजिए और एंजॉय कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, आपका हो गया? हाँ, जी आइए मेरे साथ रजिस्ट्रेशन में। आप इधर बैठ जाइए। जी। This is blend tea. आप फिर से पोर करके एंजॉय कीजिए आपकी चाय, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो सर, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। सोचा आपके साथ में भी चाय पी ले।
आपसे कुछ सवाल करना है। आप मुंबई से ही हैं? Born and raised in Mumbai. आपको गर्मी नहीं लगी? बैंक में काम करता है। बिल्कुल। काफी सारी चाय पीनी पड़ती होगी ना एक दिन में। बिल्कुल। कविताएं लिखने के लिए चाय सबसे बढ़िया साथी है। पिकनिक ऐसा होता था कि हम जाते थे और वहाँ पे खाना बना के खाते थे। मुंबई आने के बाद पता चला पिकनिक रिसोर्ट्स में होते हैं। I play the drums. और अच्छा, क्या आप कुछ गा सकते हैं? एक दो लाइन। फॉर्म में लिखा था कि आप बहुत क्लोज रहते हैं हस्बैंड से। बहुत ही। वो मिल में सर्विस करते थे। अभी नहीं। आपको याद आती है उनकी? आएगी ना। मैं ऑफिस से आने से पहले वो आते थे, शिफ्ट ड्यूटी होती थी ना, वो आके चाय बना के रखते थे और मैं आती थी 6:30 बजे। 6:30 तक चाय नहीं लेते थे। हमने 2 ब्लेंड्स टेस्ट किए, ब्लेंड ए, ब्लेंड बी। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? मुझे ब्लेंड बी अच्छा लगा। I think blend B, blend A, blend B. इसमें फ्लेवर ज्यादा है। ब्लेंड बी। एक मजे की बात बताओ। क्या? दोनों blend सेम ही थे। ओ, Everything was the same because we made it together. Sir, here they showed that tea is more enjoyable when you have a company. And so, taking this concept further, HUL has built a Taj Mahal house at Mumbai, where they are serving only Taj teas, flavor of Taj Mahal teas. And there they are inculcating the culture of same classical music. People go and enjoy. And he also said that people, after completion of classical music, are saying Wah Taj. Sir, one more for Brook Bond. चाबी नहीं मिली। अरे मैंने चलते हुए बैग में रखी थी। कहाँ चली वाली ढंग से देखो ना। चाबी भूल गए आप? जी आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। नहीं हम ठीक है, देखते रहो उसको। सुनिए, मैं चाय बना रही हूँ, आइए। करो फोन ताले चाय की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके घर से। आती है। So again, the message is same, bringing togetherness among the people. So going to the slides now. So we are talking about now advertisement. Advertisement is the most important part when we are going for a launch of a product, or we are going to the deep roots. The part where both the brains will be used. The author says both the brains, left and right, both the brains to be used. And if someone is able to add some strategic business in it, it will be a wonders. He'll add the wonders to that ad. So whenever we have to communicate, either we are organizing a party, say birthday party, or we are building a house, or we are designing a book cover, say even. So you need a person who can create these all ideas. You have the idea, but you are not able to create. You need a person who can create these ideas. So HUL has been spending more than 3,500 crores per year on this creation of these ads, which is approximately
20% of the cost which total industry is being spending on the television ads. So this much how they believe on doing the branding through the advertisements. So the first point, be clear on who you are. So author says communication is not what we are saying, but we have to be clear what we are presenting. Only saying few lines won't work. You have to be presenting the thing what you want to give to the people. That is the most important thing. Then he says, when a communication is made, when a communication is between the brand and the people, you associate approximately 4 to 5 associations with the people, and those associations will carry on long life, generation to generation. He says not if even 5, 4 will always continue. तो उस ब्रांड में ऐसा कुछ डाल दीजिए कि 4 चीजें उसको हमेशा याद रहें और वो एड से वो रिलेट कर पाए. Next one. HUL has been doing market research for the brand which is working on its full also. Every month they do some market research and they do a process. In the process they call SPONT. They bring in spontaneous awareness. Say if they go for a survey of surf and they go through 100 people, and if 50 of them says surf, they are using surf, they have adopted surf, so they say they can increase that percentage by 5% by adding one ad. They'll change something in the ad, next 5% will add to the product margins. Then the consumer is very much brand conscious. A household lady will always have 2-3 options. Like if you go to, if you talk about a child, if he go to a shop, say he want dairy milk. If dairy milk is not available, he go to 5-star. So these are 2-3 brands which is there in the people's mind. So always try to keep your stocks ready. If once the customer is diverted, it's difficult to bring back. Otherwise, you have to spend more on advertisement again. 2 factors which author said again was enjoyment and branding. So the ad should be such that people should see again and again. They want to see again, and most of the advertisement is being done through televisions or computer screen these days, but some margin is being also done through social media, say distribution of pamphlets or wall paintings at famous places, some monuments or architects, good renowned architectures. So he says that you should be able to make someone believe, and it should be so much persuasive that he should have no second thought in it. Sir, then how a ad is produced, the production story behind the ad. Once a script is ready, HUL goes through that script and then goes to the market, have a limited number of people gone through it. The feedback is taken. Again, the script is finalized. After the script is finalized, they produce a cartoon or animation that is shown to a limited number of people again in the market. Then the feedback is taken, and then finally an agency is hired who will be doing the production. A production house is basically contacted at that time. So once a production house is contacted, they conduct a pre-production meeting with them. So
HUL only gives them an idea, and they have a saying that they do not interfere what the director is doing, because director is the uh, mind cast behind it, because he has to decide what the cast is to be there, what the location is to be, what the crew. These all to be done through production house. Once the film is ready, it is shown back to the HUL. They can add a salt or pepper to it, but they cannot ask to change the complete dish. This is the culture what HUL believes on their agencies and the production houses. So this gives the confidence to the production houses to show and showcase their best. So he says that the character in the film should be such that people should like it. Say if we have to go for a tea brand, we cannot go with only a child or only a mother. It has to be combination of few people. So the character is the most important to be decided. Then you should know what understanding excites the people after seeing that ad. And next point, the goosebump test. The goosebump test says after seeing the script, your skin hair should stand up. There should be something in your belly. So he has used the word Sholay. Sholay is movie Sholay was similar to everyone. So whatever you feel, the same would be felt by the customer also. So after reading a script, if you are not with it, so you should put extra efforts to make yourself also to that level that you should get these goosebumps. Excuse me. Yes, next. 53 lakhs. अगर आप अनाउंस कर सके ऑल टाइम हाईएस्ट सर 53 क्रॉस किया सर आज 53.0 सर करेंगे सर सब करेंगे सर लेकिन हाँ अभी जब होगा तब वो तो मतलब आज 53 हुआ आगे नहीं आए चलो बहुत बहुत काम The next point they discuss is media planning. The first point they said that whispering to many is better than shouting to few. Here the author. Sir, all time highest to as 50.07 cost 50. पढ़ाया मतलब लोगों ने पढ़ाया तो अभी किसी ने पढ़ाया नहीं सर मतलब किसी ने पढ़ाया नहीं सर कल भी चेक किया सर किसी ने पढ़ाया नहीं सर नोबडी
ऑफिशियल आंसर आ गया क्या भेज दिया चल छुट्टी पे किसने भेजा कर लिया The next point we are discussing is media planning. This author says whispering to too many is better than shouting to a few. The example given is we have a class in a village when there is only one teacher. Say there are 4 classes. So the teacher walks through that corridor. There are 4 different batches sitting, group of people. 4 क्लासेस हैं से LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड. तो मास्टर जी डंडा लेके यहाँ से बोलते हुए जाते हैं इस क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास का, और पीछे तक काफी भीड़ है. There is large number of audience. So when the front bencher repeats, the back bencher listen to them and then they can repeat. So in this way, the teacher is able to communicate his communication to all. The second example, he says, if you put his all energy in one class, say in this class LKG, all people
listen, he repeats 3, 4, 5 times. He is completely exhausted by his energy. So only this class benefits and rest other 3. So go to the maximum number of people. They will automatically be word of mouth, and this they will spread. Say they will cover at least 80% of the customers. So this is the concept where he's saying whispering to too many is better than shouting to a few. So go to only few people. Reach to few people. So here, one of the brand manager, Vipul Mathur, in the case of Lifebuoy, said they were running that ad 4 to 5 times. So he has seen that the sales were not increasing in a proportion. So he cut down that money. Say 5th ad was reduced. So the amount, the cost which they were using in the 5th ad, they used in the different various other medias, which helped them to increase the sales and the which given them the advantage, leverage. So again the Lifebuoy start cutting. So the basic is you should know where you have to invest until what point. After that you keep on investing, it would give returns, but not to the level that are expected here. You will not able to reach your targets. You need to switch to other mediums. This is the thought what author want to say. Then the last one, the author want to say that select the medium based on the cost. Where he has given an example. Say if we are investing 4 crores on a TV ad and approximately 80 million households are viewing it, and he says that and 1 crore, another if he add only 3%, that is approximately 6 million would another added. So he says go to the different media. So what they did, they went to the cinema halls where the big screens were there. The other companies were already doing. The HUL also started going to the cinema halls, where he has written also a disclaimer. We are sorry, we are interrupting you in the movie. He has given a disclaimer there. But he said that was also a media from where we started getting revenues, an increase in the sales volume. So they did it. So he said 1 crore equals to, if it's going to through various medias, 1 million of people who are not opting on the TV, those who are not a TV viewer. So out of 1 million, he said 60% approximately won't have the TV. So he said finally that 1 million plus another 60% will total 6.4. So you will reach to another good number of margin. So you should always go to the different medias after. He said that television is the best media. Television, computers, mobile is the best media. But after a certain length of period, you need to switch to the other medias also. This is how this chapter comes to an end. Now I'll ask Amit Ramdev to continue further. Good afternoon, sir. Good afternoon, all my seniors and my colleagues. The next topic is about get the product right and the brand will follow. In this chapter, the author mentioned the product is the most important P in the marketing. Suppose if we took this book, the CEO Factor, अगर हम इस book को लेते हैं, अगर ये book sufficient good है, तो इसके other page like price, इसकी profitability, इसकी publicity, वो अपने आप manage हो जाएंगे अगर ये product अच्छा है. तो इसमें ऑथर ने कई कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फर्स्ट कंपोनेंट कंज्यूमर इनसाइट. एज ऑलरेडी मिस्टर अविनाश तिवारी सर टोल्ड इन स्लाइड कि कंज्यूमर इनसाइट बहुत मैंडेट होता है किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. सर इसमें बुक में एक एग्जांपल मेंशन है कि वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेंट टू अ विलेज. वहां पे वो देखता है कि डायरिया की वजह से काफी लोग मर रहे होते हैं. तो वो वहां पे पॉइंट आउट करता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. तो उसने 3 पॉइंट पॉइंट आउट करते हैं. पहला है कि वो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. सेकंड, वो हैंड वॉश नहीं करते. थर्ड, वहां पे फ्लाइज बहुत होती.
तो उसकी उनके एक वन विजिट पे उन्हें कई सारी इनोवेशन आइडियाज आए। जैसे अगर हमें पानी क्लीन करना तो प्योरीफायर यूज करेंगे, अगर हमें हैंड वॉश करने के लिए क्या कहते हैं हैंड वॉश अवेयरनेस प्रोग्राम कर ले। और फ्लाइज के लिए उन्होंने एक जॉनसन के साथ पार्टनरशिप में एक प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने कहा कि जब हम ग्राउंड लेवल पर जाके किसी चीज को देखते हैं तो हमें कई सारे इनोवेशन आइडियाज वहां से आते हैं। तो हमें बेसिकली कस्टमर नीड्स जानने की बहुत जरूरत होती है। द सेकंड पॉइंट इज अबाउट प्रोडक्ट कल्चर। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का कल्चर स्टैब्लिश करना तो उसमें हमें R&D करनी पड़ेगी। तो इसमें ऑथर ने एक पॉइंट भी मेंशन किया, गुड कंपनीज इन्वेस्ट इन R&D बट द बेस्ट कंपनीज इन्वॉल्व्स ऑल द एग्जीक्यूटिव इन R&D। तो उसके बेसिस में यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एवरी प्रोडक्ट we have to understand which ingredients deliver what attributes and what the benefits of all attributes. Like अगर हम चाय पीते हैं तो चाय में एक ड्राइविंग फैक्टर है कैफीन। तो कैफीन का पर्पज क्या होता है? उसका बेनिफिट है कि वो मुझे वेक्स में अप करता है। तो ऐसे हमें उस प्रोडक्ट का कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए उसके R&D करना हमारे मस्ट है। सर अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है प्री टेस्टिंग लॉन्च। प्री टेस्टिंग लॉन्च सर जैसे हमने एक वीडियो देखा था ब्लेंड ए और ब्लेंड बी का, ये सिमिलर होता है। इसमें जैसे हमने HUL ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कोई पैकेजिंग या ब्रांडिंग नहीं करते, उसके एट्रीब्यूट लिस्ट बनाते हैं और कंज्यूमर को उसको रेट करने को बोला जाता है। सेम कंपटीटर्स के प्रोडक्ट लाए जाते हैं, उसमें भी ब्रांडिंग नहीं करते और उनको रेट करने को बोला जाता है। दोनों का कंपेरिजन किया जाता है, उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट कितना मार्केट के लिए ओके है वो चेक करते हैं सर। द थर्ड पॉइंट इज परसिस्ट पेशेंटली। सर इसमें ऑथर ने एक लाइन मेंशन की है, प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू हेल्प प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू हैपन मच स्लोअर देन इन कॉमनली बिलीव। तो ऑथर मेंशन करता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट आइडिया ढूंढा है, अच्छा प्रोडक्ट आइडिया, तो आपको एक्सट्रीमिस्ट पेशेंट होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। एंड सर लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज द डिलीवर्ड क्वालिटी। सर एक्चुअली में जैसे क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना तो पहले उसका एक सैंपल बनता है लैब में, फिर वो फैक्ट्री में बल्क बनता है, फिर एक कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। सर अगर उन प्रोडक्ट में डिफरेंस होता जाए तो एक्चुअल में हमने कितना अच्छा डिजाइन क्वालिटी लैब में बनाया वो मैटर नहीं करता, जो प्रोडक्ट ने कंज्यूम किया वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हमें इंश्योर करना है कि जो हमने फैक्ट्री या लैब में हमने प्रोडक्ट डेवलप किया और जो कंज्यूमर्स यूज कर रहा है उसके एक्सपीरियंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर ये 5 कंपोनेंट्स है ऑथर ने मेंशन किए फॉर डेवलपमेंट। थैंक यू। So, good morning everyone. As Amit Namdar said, there are 4 P's in the market, which is price, place, promotion, and product. So, product is yes, product is important, but price is much important. Why? Because there is 1% increase in price that will lead to 11.1% increase in profit. Wherever if we increase 1% in volume or we can say production, there is 3.3% approximately increase in profit. So the pricing is very complex phenomenon. It is not that much easy like कि मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, इसमें कितना कॉस्ट लगा और इसको मैं मार्केट में इस हिसाब से बेच दूंगा. It is very complex phenomenon. It is a blend of science as well as arts, where art qualifies the product and the science quantifies the product. There are 5 C in the market, which is the determinant component for the price. First, cost of the raw material. Second, company's objective, whether company want to increase profit or whether company want to increase the penetration or other thing. Third, consumer. What is the consumer base actually? And fourth, the competition in the market. How the competition in the market? For example, let's suppose that if the other company who degrade or they diminish the price, then accordingly the company which we like the HUL, they have to decrease the price as well for sustenance in the market. So here one biggest myth in the e-commerce and the industry is that if we reduce the price, that will lead to increased new customers. But this is not true. Why? There is one case study. In 2000, HUL did they introduced new product which is wheel bar detergent.
which has to compete with the Nirma in Gujarat. So there are two products, Nirma, which was already established there, and HUL launched Wheel Bar detergent at a very cheapest price. In the initial phases, Wheel Bar detergent ने market capture किया, लेकिन फिर बाद में HUL को लगा कि यार अब तो market capture कर लिया, now we can increase the price. But जैसे ही उन्होंने price increase किया, तो डिमांड उसकी फॉल हो गई और निरमा जो है वो निरमा का जो है वो दोबारा से लोग निरमा खरीदने लगे। तो ये जो है इसको देखा तो HUL के जो फॉर्मर चेयरमैन है विंदी बांगा, उन्होंने एक बात बोली कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करता हूं तो उसका मार्जिन जो शुरुआत में रहता है वही मार्जिन उसके अंत तक है। तो एंड अदर सेकंड कि हमें पता कैसे चलेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट का मतलब क्या देगा, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर कितना रुपए उस प्रोडक्ट का दे सकता है। तो इन्होंने एक केस स्टडी किया कि जैसे पहले शैम्पू आता था, शैम्पू के साथ में कंडीशनर भी आता था और कुछ अच्छी क्वालिटी जो है उसमें शैम्पू डाल के देते थे, उस शैम्पू की प्राइस होती थी 2 रुपए। पर इन्होंने क्या किया कि फर्दर 2 रुपए को रिड्यूस करके 1 रुपए कर दिया और उसमें कंडीशनिंग और कुछ एजेंट्स जो है वो हटा दिए। और मोस्टली जो है जैसे कि 80% पीपल इन इंडिया आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन और थोड़ा लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो उनको ज्यादा कंडीशनिंग की जरूरत है नहीं, बस उन्हें ये चाहिए कि यार बाल में से तेल निकल जाए और बाल क्लीन हो जाए। तो वो 2 रुपए की चीज 1 रुपए में जो है और अच्छे से जो है और बढ़िया जो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, मार्केट इक्विटी भी इंक्रीज हुई उसकी। तो उस हिसाब से हमें कस्टमर की डिमांड पे देखना चाहिए कि कस्टमर क्या देना चाहता है वो चीज। अच्छा, एक और चीज की यहाँ पे कस्टमर के अलावा जो है कंपटीशन जो है मार्केट में, कंपटीशन जो है वो 2 फैक्टर होता है, एक तो PSI और एक RSI, प्राइस स्ट्रेंथ इंडेक्स। वो हमें पता करना होता है कि जैसे हमारी प्रोडक्ट और कंपटीटर का प्रोडक्ट जो है वो कितना वेरी कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत वेरी करे तो हम अपने ब्रांड को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है नीचे गिरा दी तो हमें भी जो है प्रोडक्ट की प्राइस नीचे गिरानी होगी ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर पाए। एंड थर्ड, access is more important than affordability. Actually, there are 3 A. One, access, affordability, and awareness. So next, discount very large or small pack, but not by more than 20%. Like अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्काउंट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर एकदम से ही 40% डिस्काउंट मैं दूंगा तो उससे ये होगा कि कस्टमर्स को लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट में या तो कुछ गड़बड़ है या इसकी जो है वैल्यू डाउन हो गई है या फिर जो है कुछ मतलब दिक्कत है, तो लोग वो परचेज नहीं करने के बजाय में उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस की ओर जाएंगे। एंड देन प्राइस इन द वोलेटाइल मार्केट, प्राइसिंग फेनोमेना इज लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2-4 फैक्टर्स है। अगर मान लो कि मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई है तो मैं उसको एकदम से अचानक से कंज्यूमर पे पास नहीं करूंगा। अगर मैंने अचानक से कंज्यूमर पे पास कर दिया तो पीपल विल बॉयकॉट द प्रोडक्ट और वो खरीदेंगे भी नहीं। तो इन्होंने बोला कि एक गोल्डन रूल है, अप्रोक्सीमेटली अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर इंक्रीज हो भी जाता है तो मैं क्या करूंगा कि प्राइस का हार्डली मैक्सिमम 10% इंक्रीज करूंगा। अदरवाइज जो है उससे ज्यादा किया तो कस्टमर विल बाय द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एज वेल। ओके, थैंक यू। Sir, sincere gratitude to CMO sir and all, as my topic is why sale is not a revenue function, or we can call it the sales management lessons from HUL. As one of the sales director, Sri Nandan Sundaram told that sale is a cost center, not a revenue center. It means when we see the sale and revenue, both looks the similar words, and we think that these two are interchangeable words. But sales means sales is a process of converting prospect into customers, whereas revenue is the income generated from sales. So when we sale alone cannot sustain the growth in an organization, so we should look for the revenue, which is a integrated and
which required a holistic and integrated approach. Integrated means the collaboration of all departments like HR, marketing, sales and all. So हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि sales is an activity where revenue is an outcome. तो हमारा sales का पर्पज है कि डिमांड को फुलफिल करना. जितनी हमारी डिमांड होगी उतनी सेल होगी. यदि डिमांड खत्म तो सेल खत्म. So we look toward the revenue system, which requires integration of all the departments like I mentioned, marketing, HR, sales, operations and all. So इसमें ऑथर ने एक केस स्टडी शेयर करी है. जैसे इन्होंने HUL लॉन्च इन 1966 से नूर which is the blended spices brand. The product was good and the distribution network was also fantastic, but the product fails in the marketing because the branding was not done there. So whenever we sell our product to customer, then we should look for we should not think that customer is giving the cost of the product. We should think that he is reciprocating the brand image. So we should the key point of this point is that we should focus on the branding and should added value in our product. So coming to the next point, be available but never in too much quantity. इसमें ऑथर ने 3 मैजिक वर्ड्स यूज करा है. एक तो अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी एंड थर्ड वन इज द डीलर्स रिकमेंडेशंस. इट मींस हमारा जो सेल्स टीम है उनको ये फोकस करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट एज फार एज जितने हम स्टोर में दे सकें, अवेलेबल करवा सकें, अवेलेबल होने चाहिए. लाइक सर ने मेंशन किया था कि लखीमपुर टू लंदन, जैसे हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अडेप्ट होना चाहिए. हमें लखीमपुर में विच इज ए स्मॉल टाउन इन यूपी, हमें वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है मार्केटिंग की, तो हमें वहाँ करना चाहिए. यदि एक लंदन इट रिप्रेजेंट द हाई क्लासेस ऑफ सोसाइटी, यदि हमें वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें इंफीरियरिटी नहीं फील करनी है. और द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज द not too much quantity. It means that we should maintain an adequate quantity of inventory to fulfill our requirements or to fulfill our demands. So coming to the next third point, focus on how fast you product sales, not on margins. It means we should focus on the rotation of the product, not it means is a gentleman mentioned in this point that the success of a business depends on the rotation of stocks, not on the margins. So अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्ट्रीट वेंडर है जो कुछ सामान बेच रहा है लो मार्जिन पे, लेकिन वो डेली क्या कर रहा है, अपना स्टॉक रोटेशन कर रहा है. मान लो 100 पीस लाया, 100 का 100 डेली बेच के जा रहा है. लेकिन एक हाई स्ट्रीट ओनर है, वो क्या कर रहा है, स्टॉक ले रहा, फिल कर रहा, 3 महीने उसका स्टॉक निकल ही नहीं रहा. तो it is added the inventory cost to the system and ultimately not giving the ROI, return of investment, which this point shows that we should focus on the rotation of the stock. The next 2 points we'll discuss. Mr. Shuparpat. Sir, coming to the next point, major inputs not outputs of the sales system. इसमें ऑथर ये बताने का ट्राई किया है कि जो सेल्स सिस्टम बेसिकली बहुत सारी कंपनियां ना सेल्स पर्सन को उसके सेल्स के क्वांटिटी, सेल्स के रिवेन्यू पर रिवार्ड करती है, जबकि उसके इनपुट्स पे रिवार्ड करना चाहिए, इनपुट मैट्रिक्स पे रिवार्ड करना चाहिए. और उन्होंने इनपुट मैट्रिक्स का कुछ करेक्टराइज दिया है, जैसे सेल्फ अवेलेबिलिटी, सेल्फ डिस्प्ले, पिलग्रेज, एडिशन ऑफ स्टोर्स, विजिबिलिटी ऑफ ब्रांड्स एंड बिल मेड एट अ स्टोर. उन्होंने एक केस स्टडी भी शेयर किया है जो कि डीमार्ट का था, जिसमें ब्लूमबर्ग ने 2017 में पब्लिश किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी कंपटीटर्स हैं डीमार्ट के, उसका जो प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट वो 4 टाइम्स ज़्यादा था कंपेयर टू अदर्स. फर्दर उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि एक्चुअली जो डीमार्ट्स है वो अपने सेल्स मैनेजर को सेल्स का टारगेट नहीं देता था, वो अपने मैनेजर्स को पिलग्रिज को प्रिवेंट करने का, अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्स को मैनेज करने का एंड स्टॉक रोटेशन का टारगेट देता था, जिसका आउटकम ये था कि उसका जो प्रॉफिट पर स्क्वायर फुट था वो ज़्यादा था. नाउ उन्होंने आगे ये बताया है कि
एटलीस्ट 75% जो इंसेंटिव रिलेटेड होता है, रिवार्ड जो होता है, वो इनपुट मैट्रिक्स के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आउटकम पे। उन्होंने आगे एक एग्जांपल दिया है जिसमें बताया है कि नाउअडेज जो इनपुट मैट्रिक्स जो पैरामीटर्स है उसको मॉनिटर करना आसान हो गया रिव्यूअर के लिए, जिसके बेसिस पे एक क्रेडिट स्कोर दिया जाए और फर्दर जब उसे रिवार्ड दिया जाए तो उस क्रेडिट स्कोर को मेजर किया जाए और उसके बेसिस पे रिवार्ड दिया जाए। जिसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई सेल्स मैनेजर है, वो कब ऑर्डर बुक कर रहा है, कितने स्टोर पे वो विजिट कर रहा है जितना वो क्लेम कर रहा है, क्या वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे ब्रांड के विजिबिलिटी से रिलेटेड पोस्टर को पोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट बिहेवियर इन द सेल टीम। इसमें ऑथर ये बता रहे हैं कि मार्केट में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है सेल्स पर्सन से रिलेटेड, जो स्टीरियोटाइप इस टाइप का बना हुआ है कि जो अग्रेसिव गो गेटर बिहेवियर प्लस कैन डू स्पिरिट रखता है, उसको जो ट्रेनिंग होता है ना, एक रोल मॉडल बना लेता है, हमें इस टाइप का बनना है, इस सेल्स पर्सन के लाइक बनना है। लेकिन ये स्टीरियोटाइप है जो पूरे के पूरे मार्केटिंग सिस्टम को मतलब डिस्ट्रक्शन का एक रीजन बनता है। उन्होंने आगे बताया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोरी सीकिंग बिहेवियर को कंप्लीटली कट कर देना चाहिए और ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए जो ब्रांड वैल्यू को बढ़ा रहा है, स्टोर को एडिशन कर रहा है, बिल एट स्टोर प्रिपेयर कर रहा है एंड जो न्यू लॉन्चेज है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना। आगे जो ये बताया है ऑथर्स ने कि सेल्स जो है, जो सेल्स टीम का बिहेवियर है वो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है, उसके इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, उसके इंडिविजुअल वैल्यू से रिलेटेड है। बिकॉज जो सेल्स टीम है वो किसी क्लोज इन्वायरमेंट या सुपर इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो स्टोर जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक केस स्टडी भी शेयर किया है जिसमें कि एचयूएल को एडॉप्ट किया गया था। मैं उसमें क्या है कि हर एक सेल्स पर्सन को कुछ एडवांस दिया जाता है और उस एडवांस को मतलब इस तरह से खर्च किया जाता है, 2 वॉलेट रूल इसको बोलते हैं, 2 वॉलेट रूल, जिसमें पर्सनल एक्सपेंसेस को एक वॉलेट के अंदर रखा जाता है और सेकेंड को कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को, और वो एक्सपेंसेस ऑडिटेबल होता है। जो कंपनी एक्सपेंसेस होता है वो ऑडिटेबल होता है, वो कभी भी कंपनी उसका ऑडिट कर सकती है। अगर वो मिसमैचिंग पाया गया वॉलेट्स के बैलेंस और जो आपने कंपनी से रिलेटेड खर्च किया है तो उसको इमीडिएट टर्मिनेट कर दिया जाता था। इसमें यह बताया गया है कि मतलब जो एचयूएल है कंपनी, वो इंटीग्रिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। आगे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है कि जब वो आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद उन्हें पोस्टिंग एमपी में मिला, तो उन्होंने उस इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट किया, अपने फादर के एज के टीम मेंबर से उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया, कैसे काम किया उसके साथ, और उसके बाद फिर आगे फर्दर उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए उसके सेल्स के नेटवर्क को बढ़ाना है और उसमें 2 चीजों को कट डाउन करना है, ग्लोरी सीकिंग बिहेवियर फर्स्ट एंड सेकेंड जो कल्चर बनाना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, ना कि स्टोरी बेस्ड होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Good afternoon, everyone. I am presenting chapter 7 from the book, and in the chapter is regarding respect for money. Now, in this chapter, the author is telling about cost management, which he has learned at HUL. Now, the first lesson is as long as cost exists, savings are possible. In this lesson, the author is saying that HUL has the highest ROCE, return on capital employed, that is 93% against 33%, which is the industry standard. And the author further says that while pricing a product, there are 2 components. One is the profit and other is the cost of manufacturing. Now, most of the company, while deciding the price, they fix their margin and then they come out at a price. They treat the cost of manufacturing as a fixed cost, whereas at HUL, they treat the cost of manufacturing as a variable. So they fix their margin and then try to reduce the cost, and then they come out at a price. Now, for getting the cost lower, they are playing in volume market. HUL is primarily a volume player,
and it relies on volumes to achieve its profit. There is one saying by Mr. D. Sundaram that change is continuous. So to achieve higher profit and reduce cost, they keep on changing their processes of manufacturing and system time to time. Now every process has a hidden cost, and we need to identify that hidden cost so that we can come out at a reduced cost. Now he gives one such example. For example, you can see in 2004 there was a Quality Walls ice cream smallest serving that was for 10 rupees. Even today, the smallest serving of that ice cream is 10 rupees. Now, how are they able to achieve that price? They have not reduced their margins, but what they have done is they have reduced prices in manufacturing. That is, they have reduced the obviously the serving of the ice cream itself. They have also reduced the cost in packaging, and they have also reduced the cost in transportation also. Now coming to second learning, that is material design for output and not input. At HUL, as again I said that HUL is a mass market company, so they are more focused on the output of the product. Say for example, there is a spice, and the most famous of that variety is from a Far East land, from most famous of the spices come from Far East, and but the problem is that transportation cost is the biggest portion of the sale price. To achieve that, what HUL do is they source the product from a local vendor, and then they include artificial ingredient and colors orders to make it feel like the costliest one. They feel that the Indian consumer is not bothered about the ingredient, it is much bothered about the outcome of the product. There's another example of the like soap. While manufacturing a soap, the manufacturer uses 2 or 3 variety of oils to come at a composition. Now, for example, they are using coconut oil and palm oil to achieve a consistency. And for some reason, coconut oil, the prices of coconut oil increases. Now they cannot increase the cost of this soap. So what they do is they change the composition and add an alternate material so that they can maintain a cost of their product. Now coming to third lesson, a lean supply system. Now a lean supply system, there are 3 benefits of a lean supply system. We can have a fixed capital, we can achieve more from a fixed capital, we can reduce operating cost, and we can reduce logistic cost. Now to extract more from fixed capital, the author gives the example of aircraft. In an aircraft, to sell all the seats, the aircraft operator has to reduce the price of the seats. Now when he reduces the price of the seats, he is able to sell all the seats, but then there comes the problem that there is more demand. Now to serve to extra people, they will have to buy another aircraft. Here HUL believes that instead of procuring extra inventory, extra asset, they try to optimize the available asset and achieve the same output they desire from the available asset only. The author gives another example wherein they have a soap manufacturing facility, and and a dryer is required while manufacturing of soaps. During one such instance, they achieved a bottleneck that they have reached the maximum capacity of the dryer. Now the team required extra dryer, but HUL thought ingenuously and they devised another method downstream so that now they can achieve the desired capacity on the same available asset only. Now the second part of this lean supply chain is reducing operating cost. Now here also author gives the example that the byproduct of manufacturing of soap is glycerin, and to
and manufacturing of glycerin is very power intensive job where a lot of power is required for manufacturing. They have to evaporate all the water from the glycerin. Here again, the author said that their teammate thought of a different solution which nobody else has thought till now. They used superheated steam to dry the glycerin, and hence they were able to achieve higher production with lower costing. The author also give an example wherein one of the cashier of their Kolkata office, he required a Godrej safe for keeping all his valuable and important document. He applied to the concerned team for getting approval to procure the safe, but his demand was denied, and he received a letter that we are going to upgrade the lock of your room so that you don't need an extra safe. So here we can see how the HUL is able to reduce operating cost by thinking differently and ingenuely. The third point in lean chain supply system is distribution. Now, with distribution, there is a hidden cost. The example author gave was they have a factory, a wheels factory who manufacture wheel. It was located in Uttar Pradesh. Now, for manufacturing of detergent, they need salt, which are brought from Gujarat. Now, transportation was putting a lot of pressure on their margin because it's a huge cost of transporting salt from Gujarat to Uttar Pradesh. So finally what they decided is they opened a factory in Gujarat only, and they were able to reduce the cost of wheel detergent significantly. The fourth lesson is advertising, pay for media reach, cut the other costs. Now here again, author is giving example of his previous colleague. He says that his previous colleague who was in charge of the Rin brand, he made a TV advertisement, but it was not a very good advertisement or very clever advertisement. But what he did was he was able to play that ad for continuously 3 to 4 years, and it was repeated so often that every single person could identify the product by looking even at a single clip of the ad. So by this he is saying that instead of investing in multiple ads, you should make a single ad and make it so viral that everyone can identify the ad by having a single look at it. The fifth point is pay more saves cost. The war on overheads. Here the author says that instead of paying small amount to multiple people, you can pay a big amount to less people and achieve more than what you were able to achieve previously. He says that pay 6 people salary of 8 people and get them to work equal to 10 people. He says that a person with high salary and working in a mediocre environment will be more happy and will be able to serve better than a person with mediocre salary and working in a high profile 5-star office. He also says that we should reward the vendor who is able to bring innovation. He gives an example of a vendor who introduced a particular packaging in soaps which was not available earlier. They even buy product from that vendor only even when that packaging is available very commonly now. With this I end the chapter 7. I would request Dhiren to continue. Good afternoon, sirs. I'll be talking about the lessons HUL provides us about HR. So the first point here is, the first lesson is that they recruit right the first time. So when they do the recruitment process, they focus on 3 main criteria for recruitment. First is judgment. Judgment is the ability to take the right decisions, and which is the most important in senior management. Second is the drive. Drive is the ability to get the things done, which is the most important in junior management. Third is influence, which is getting the world to see your point of view, and which is the most important in the middle management. As sir has already told us about the recruitment process in HUL, they have a 4-fold process.
The first step is they filter out the CVs. Then there is a group discussion. After that, there is a prelim interview with the mid-level managers, and finally there is an interview with senior management. The second point in this is, the second lesson is that they train all their trainees very well. So there is a concept called management training scheme, which is a year-long training, and it was started in 1955 in HUL, and still it is being continued. So the main crux in this is that they deploy the trainees in different departments, and they work at the lowest ranking position of each department, just to learn all the information about different departments. The third point here is building careers. So HUL is committed to building careers of all their employees. For that, there are three principles for career planning. The first principle is early field responsibilities. So basically, they are giving field responsibilities. There are two field responsibilities in HUL. First is factory visits, factory stints, and second is the sales stints. So, for example, the author, he was also deployed in sales stint, and there he had to go door to door to sell his products to the customers as well as the shopkeepers. The second thing is here is leaders building leaders. So leaders building leaders concept is, HUL says that the most learning or the most development a person can get is when they learn through leaders. So the principle they follow is 70-20-10. 70 here means that the 70% of development of a person comes when they learn from leaders. 20% comes when they learn from their reporting managers through a formal coaching. And 10% is through classroom coaching that is done by external faculty. So the fourth lesson is encourage diversity. They encourage diversity in all the fields basically. First of all, in gender, they encourage women. While recruiting, their ratio is 1:1. Basically, for one man, they recruit one woman. And the next concept here is reward performance. So they have three pillars in performance management system. The first is they define an objective goal of performance. So each employee has a particular goal that they will be performing for the next particular year, and he'll be judged on that goal. The second in this is a system that measures and rates. So they have been defined 3 business goals and 1 personal development goal, and they work on that for the entire year. Third is that the promotions are based on ratings and not any biases. The last lesson is that they instill values, which is the most important key to HUL success, which will be discussed by Josraj sir and Gaurav. And thank you so much. Good afternoon, sir, and my dear colleagues. This is the last chapter of this book, CF Factory. The topic is from great to good. In this chapter, the author is mainly mentioned about the 4 core values of the company. इसमें author ने ये भी लिखा है, ये कंपनी के अलावा ये एक टाइप का एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये अपने जो एम्प्लॉयज को आगे लेके गया. तो 4 core values है. First one is action, then courage and caring and truth. तो ये जो वैल्यूज है, जितना भी प्रोडक्ट वो कंपनी ने लॉन्च किया है और जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था, तो उसमें सब में ये वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ. तो एक्शन के बारे में जो बोलेगा,
तो कंपनी हमेशा जो कैन डू स्पिरिट में काम किया, तो जो भी चैलेंजेस कंपनी फेस किया तो वो सब में they can do anything we can और जब कंपनी के जो दूसरा जो मेन चीज है जो भी नया चैलेंजेस फेस करते हैं तो ईच एंड एवरी लेवल एम्प्लॉय से सजेशन लेता है। तो नीचे लेवल से मिडिल क्लास से जो हायर मैनेजर सबसे सजेशन लेके जो भी अच्छा जो सजेशन आता है वो इम्प्लीमेंट भी करता है। और जो नेक्स्ट वन करेज पर्सनल लेवल पे भी है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी है। जो पर्सनल लेवल पे जो भी है, एक तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अपना जो एक फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो एक ह्यूज अमाउंट का जो एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है वो होल्ड किया था, जो रशिया को एक एक्सपोर्ट करना था वो होल्ड किया। उस टाइम पे सीनियर मैनेजमेंट से काफी ऑब्जेक्शन आया था, तभी अपने खुद करेज से वो होल्ड करके बाद में कंपनी को पता चला ये जो होल्ड किया था वो कंपनी के लिए फायदा हो गया। और ये जो कॉर्पोरेट लेवल का जो करेज जो दिख रहा था, आसाम में एक मेंटेनेंस के साइड से एक थ्रेट हुआ था, तब अपने जो भी एम्प्लॉयज को एयरलिफ्ट करके अपना सेफ लोकेशन पे लेके आ गया था। और केयरिंग के बारे में गौरव एक्सप्लेन। Good afternoon, everyone. Caring. Why caring is important? Of course, to make feel employees like they are working for a family. They are spending about 8 to 10 hours daily. So this time should be invested in their own people. So that's why caring is important. Like there is an example of Mrs. Neelam Narayan, who lost her husband in a plane crash. So her husband's colleagues helped her a lot in financial way and education of her children. And at personal level, some individual colleagues and friends of her husband also gave her help financially, and so that she can live her life with the hope and strength. That's why, of course, caring is important for every human being. Next we go to truth. Truth, the value of truth when coupled with integrity, this is fundamental to HUL's long-term success. Challenging business environment, HUL always denied to means refuse to engage in practices which promote discrimination in prices or means any other external authorities if pressurized by then no discrimination in them. There is example of Delhi also. When a politician put pressure on management to give discount in their area only, but HUL denied that. That leads to raid on many HUL factories and arrest of their managers also. But HUL did all that to bail out their managers, but did not done any wrongdoings. So that's how HUL works on their values only. So, to conclude the session. So thank you for giving this opportunity, and I thank my team, all my presenters. They have done a great job. I found that everybody was interested. From last 2 days, I saw that everybody was, there was a air in the control room that they were discussing all the chapters. They wanted to understand the other chapters in the front and the back. So I'll invite my team and just if they can say one line each about their experience.
the first and the foremost thing which I like was that everybody got involved. Again, 41